Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of March 2024. 22 मार्च 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। क्या क्या चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो मैं उसकी छोटी सी आपको एक बार हाईलाइट बता देता हूं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज के प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस, प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है। उसके बाद हम न्यूज़पेपर एनालिसिस में आएंगे, सारे न्यूज आइटम्स देखेंगे जो एआईआर और द हिंदू के हैं, और उसके बाद एडिटोरियल देखेंगे जो द हिंदू के दो एडिटोरियल्स हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट विद द प्रीलिम्स क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले हम प्रीलिम्स के स्पेसिफिक क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़े ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे नाजुक से क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल उसको अटेम्प्ट कर लोगे। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। चलो शुरू करते हैं। पहला देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप डेवलप्ड बाय वीएसएससी टू एड गगनयान एस्ट्रोनॉट्स विद द टेक्निकल असिस्टेंस, हेल्थ मॉनिटरिंग एंड मिशन मैनेजमेंट। आपको बताना है कि वीएसएससी ने एक ऐप बनाया है, उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन है स्टार, गैलेक्सी, सखी या कॉस्मोस। पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, बता सकते हैं आप लोग। चलो देखेंगे थोड़ी देर बाद, आंसर मैं आपको बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विच कंट्री हैज बीन नेम्ड द हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर। तो सातवें लगातार कौन सी कंट्री है जिसको कि हैप्पीएस्ट कंट्री का टैग मिला है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा। इसमें ऑप्शन आपके सामने है डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन। तो आप बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। तो विच इंडियन स्टेट इज होम टू बुगून ट्राइब एंड द ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दो क्वेश्चन इसमें एक साथ आपके आ गए लोकेशन के। बुगून ट्राइब कहाँ है और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, आप आंसर बताइएगा। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट करिए और ईमानदारी से एक तो दो काम करिएगा। एक तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, प्लीज डू लाइक दैट फ्रॉम योर एंड। एंड दूसरी चीज आप बताइएगा कितने आप, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड करेक्टली। लेट मी टेल यू द आंसर, उसके बाद आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है ना। तो पहले पहले का करेक्ट आंसर है सखी, दूसरे का करेक्ट आंसर है फिनलैंड, और तीसरे का करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो सीसीडी विल बी द आंसर फॉर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थ्री क्वेश्चंस। कुछ नया सीखने को मिला होगा। बुगुन ट्राइब अभी न्यूज में क्यों थी मैं आपको बताता हूँ। बुगुन ट्राइब न्यूज में इसलिए थी क्योंकि 1400 हेक्टेयर का लैंड इन्होंने दिया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बैबलर, और बर्ड एक बर्ड है, उसे कंजर्वेशन के लिए। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए 1400 हेक्टेयर का लैंड इन्होंने दिया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट खबरें आज की। तो अगर आप पेपर को देखें ध्यान से, तो आज का पेपर दो चीजों से भरा हुआ है। पहला तो अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट है ना, अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम ऑफ न्यू दिल्ली है, उनका अरेस्ट हो गया है ईडी के द्वारा। और दूसरा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो तो बहुत दिनों से न्यूज में चल रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा फिर रिलीज हुआ है, कौन सी कंपनी ने किसको पैसा दिया। अब दोनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ऐसा नहीं कि यूपीएससी आपसे पूछेगा कि भैया बताओ अरविंद केजरीवाल जी को कब अरेस्ट किया गया, शाम को कैसे कपड़े पहन के वो निकले। तो ये तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, है ना। तो इन चीजों पे अपन ध्यान ना देते हुए बस इतना जान लें कि ऐसा हुआ है, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स मूव अहेड, जैसा कि बहुत इजीली हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑन एस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट चेक यूनिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया यू शुड नॉट एस्टैब्लिश अ फैक्ट चेक यूनिट राइट नाउ, है ना। तो कल मैंने आपको बताया था कि पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को फैक्ट चेक यूनिट जो है वो बनाया जाएगा, जो कि क्या करेगा, जो कि ये चीज बताएगा कि कौन सी चीजें गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, और एक बार उन्होंने अगर बता दिया तो फिर उसको टेक डाउन करना पड़ेगा। तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेट द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ मार्च 20 एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट चेक यूनिट दैट इंटेंड्स टू कर्व फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ द सेंटर, ठीक है ना। द बेंच सेड the stay will be in force until the third judge of the Bombay High Court took a final call on the validity of the provisions of Rule 31B5 of the Information Technology Intermediate Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021। तो कुल मिलाकर के रोक दिया गया, बस इतना याद रखो, ठीक है ना। अभी तो कुछ कुछ इसमें हुआ नहीं, बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। अब आप मेरे साथ वैसे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको देखो एक एआईआर की न्यूज थी वो बता देता हूँ। ऑल इंडिया रेडियो की एक न्यूज थी, तो लेट्स सी दैट फर्स्ट। यहां पर अगर आप आए तो देखो लिखा है इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन इंद्रवती
टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल्स फ्रॉम हैती टू डोमिनिकन रिपब्लिक। अब इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन इंद्रवती, और इस ऑपरेशन से क्या होगा, ये इवैक्यूएट करेंगे हैती से डोमिनिकन रिपब्लिक तक, है ना। तो दे विल इवैक्यूएट द इंडियंस फ्रॉम हैती टू डोमिनिकन रिपब्लिक। ऑपरेशन इंद्रवती नाम याद रखना, ठीक है ना। अब बड़ा ही प्यारा ऑपरेशन है। अभी क्यों ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हैती में कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा। तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन हैती। तो हैती का मैप पहले तो अपन देख लें, अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हैती का मैप देख लेते हैं। तो हैती अगर आप देखो तो दिस इज हैती एंड दिस इज डोमिनिकन रिपब्लिक। तो आप देखिए हैती से डोमिनिकन रिपब्लिक ट्रांसफर होना है, ठीक है ना। और यहाँ हैती की कैपिटल देखो क्या लिखी, पोर्ट एयू प्रिंस लिखी है। तो पोर्ट एयू प्रिंस आप याद रखने का, है ना। डेम मारी भी याद रखिएगा, ठीक है ना। देन यहाँ पे आपको कुछ लोकेशंस अगर देखनी तो केप हैतियन दिख रहा होगा, पोर्ट डी पैक्स दिख रहा होगा, सेंट मार्क दिख रहा होगा, है ना। एंड मीरा गांव यहाँ पे भी है, महाराष्ट्र में भी है मीरा गांव। कोरेल दिख रहा होगा, लेस्केस दिख रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ वाटर बॉडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैरिबियन सी आपको दिख रहा होगा, दिस इज द कैरिबियन सी एंड दिस इज द क्यूबा वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये क्यूबा वाला पोर्शन भी आपको दिख रहा होगा। तो कुल मिला करके इस तरीके से अगर आप लोकेशन देखें कि कहाँ पे है हैती, तो हैती इज लोकेटेड समवेयर इन बिटवीन द कैरिबियन सी, मतलब कि आपका लैटिन अमेरिका वाले पोर्शन के पास जो कैरिबियन सी है वहां के आसपास हैती लोकेटेड है। लेट्स सी इन द वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो लेट्स सी द वर्ल्ड मैप ऑफ हैती। बस हैती मैप ऐसे ही देख लेते हैं, आप आ जाएगा। हैती का मैप वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देता हूँ। देखो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि नॉर्थ साउथ अमेरिका के बीच जो वाला पोर्शन है ना, कैरिबियन वाला पोर्शन, वहीं पे हैती है। तो यू कैन सी इट, यस, दिख रहा है ये आपको। तो हैती समवेयर हेयर, बिल्कुल यहीं पर है। ये वाला पोर्शन हैती का है, दिस इज द पोर्शन ऑफ हैती। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यहाँ पर आपका डोमिनिकन रिपब्लिक है, यहाँ पे आपका हैती है। इधर साइड उसके पैसिफिक ओशन है, इधर साइड अटलांटिक ओशन है, इधर साइड कैरिबियन सी है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब हैती में बहुत सारी टर्मोइल जैसे कंडीशन चल रही है वहां पे। 2021-22 में उनके जो लीडर थे, प्रेसिडेंट थे, उनको मार दिया गया था, गोली मार दी गई थी। उसके बाद से काफी ऊपर ऊपर नीचे की सिचुएशन है हैती की। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रैकडाउन ऑन ऑनलाइन बेटिंग एड्स टारगेटिंग इंडियन ऑडियंस। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उसने इशू किया है एक डायरेक्टिव, और विच इज एम्ड एट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो आजकल जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे हैं ना, बहुत सारे जो फालतू की चीजें करते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, और 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ फॉलोअर्स उनके हैं। मैंने देख लिया एक चीज, मैंने नोटिस की कि इंडिया में अगर आप ये नाचने गाने का काम करते हैं या इस तरीके से बेवकूफियां करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आपके बहुत जल्दी फॉलोअर्स, और मतलब इंडिया के लोगों को पसंद ही वही है ना। और अगर आप हिंदू एनालिसिस करते हैं और थोड़ा बहुत ज्ञान की चीज किसी को बताते हैं, तो वहां पे आपकी 100 गलतियां निकाली जाती हैं कि यार ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, वैसा नहीं वैसा करना चाहिए था। अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड्स में नाचने लगूं तो बहुत जल्दी ग्रोथ रीच हो जाएगी। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। इंडिया ऐसी जगह है जहां पर अगर लाइब्रेरी ढूंढे तो लाइब्रेरी पूरे सिटी में एक मिलती है, और अगर क्लब, कैफे और पब्स ढूंढे तो 100 मिल जाते हैं, है ना। इंडिया ऐसी कंट्री जहाँ पे बुक्स की शॉप एक मिलती है और शराब की दुकानें 4 मिलती हैं, है ना। तो ये इंडिया की रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। ये इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है, हमको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ठीक है, जो भी व्यू आ रहा है 500, 600, 1000, 2000, उसी में खुश रहना चाहिए, ठीक है। चलो कम से कम ढंग की ऑडियंस देख तो रही है, अदरवाइज वही नाचने गाते रहते हैं, नहीं तो। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एडवाइजरी की, क्या एडवाइजरी है। तो यहाँ पे एडवाइजरी जो है वो डिस्करेज करती है एनी टाइप ऑफ प्रमोशन और एंडोर्समेंट ऑफ ऑफशोर ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स। आप किसी भी तरीके के
जो गैम्बलिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ऑफशोर, उनके एंडोर्समेंट नहीं करेंगे. दिस इज व्हाट हैज बीन द एडवाइजरी. द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हाईलाइट्स द नेगेटिव सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग, पर्टिकुलरली ऑन द यंग पीपल. यंग पीपल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग का, वो चीज यहाँ पे हाईलाइट की गई है. एंड द एडवाइजरी emphasizes concerns raised by the Central Consumer Protection Authority. आपको पता है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लाया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी और काफी इंपॉर्टेंट है ना. एंड advisory calls for social media influencers to strictly advised to refrain from promoting or endorsing online betting platforms in any form, including through subtle or indirect methods. तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको कहा गया कि भैया यू आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड टू रिफ्रेन from promoting or endorsing the online betting platforms in any form. ठीक है ना. And online advertisement platforms are directed not to target Indian users with content related to offshore betting and gambling. तो offshore betting and gambling से Indian users को बिल्कुल नहीं वो करना है, वो entice नहीं करना है. And social media platforms are also encouraged to educate their users about the advisory and discourage them from posting such content. तो ये सारी चीजें जो है advisory का part है. I hope you got clarity regarding that as well. अगली न्यूज देख लेते हैं, ये भी हिंदू से ही है. मैं शायद को सारी न्यूज तो ऑब्वियस सी बात है हिंदू से ही बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई न्यूज मैं इधर उधर की बता दूंगा. तो अगर जैसे आप देख सकते हैं तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम हिंदू ही ओनली है ना. तो मैंने अब ये हिंदू में कहाँ आया मुझे नहीं पता, बट ऑल न्यूज आर फ्रॉम हिंदू. स्पोर्ट्स में तो आज बताऊंगा नहीं आपको. ओके, देखते हैं. तो श्रीलंका नियर्स अ डेट रिस्ट्रक्चरिंग डील, आईएमएफ लोन प्रोग्रेस. तो यहाँ पे श्रीलंका जो है वो एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो करने में सफल हो पा रहा है, और इट इज क्लोज ऑन फाइनलाइजिंग अ डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट विद इंडिया एंड द पेरिस क्लब. दोनों के साथ पेरिस क्लब ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स जो है. तो पेरिस क्लब, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि पेरिस क्लब क्या है, तो पेरिस क्लब इज अ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मेजर क्रेडिटर कंट्रीज. याद रखिएगा, it's an informal group of major creditor countries, and they work together to find coordinated and sustainable solution to the payment difficulties experienced by the debtor countries. तो जो डेटर कंट्रीज है उनको अगर पेमेंट डिफिकल्टीज हो रही है तो ये पेरिस क्लब वाले जो है ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग के रूप में आते हैं और एक सोल्यूशन निकालते हैं, कोऑर्डिनेटेड सोल्यूशन. इसी के लिए इनका एम है डेटर नेशंस को हेल्प करना, उनके फाइनेंसेस को, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिज्यूम करने में. और पेरिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड जापान. ठीक है ना. लेट्स सी द मेंबर्स ऑफ पेरिस क्लब, एक बार लेट्स सी दैट है ना. मेंबर्स ऑफ पेरिस क्लब, ऑब्वियस सी बात है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर को इंडिया देखना है कि इंडिया कहीं गलती से घुस तो नहीं गया है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरिस क्लब कंटेन्स 22 परमानेंट मेंबर्स. देख लेते हैं. ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो आप देख सकते हैं कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पेरिस क्लब. बहुत ही अच्छी चीज है ये. एंड पेरिस क्लब का अगर फॉर्मेशन ईयर आपको बताऊं तो 1956 में हुआ था. याद रखिएगा 1956 में पेरिस क्लब का फॉर्मेशन हुआ था. दैट इज अगेन नथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी मेंबरशिप में इंडिया आपको नहीं दिखेगा. साउथ अफ्रीका इज द लास्ट है ना. इट्स अ प्रोस्पेक्टिव मेंबर सिंस 2022. याद रखिएगा प्रोस्पेक्टिव मेंबर है भैया ना. एंड पेरिस क्लब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे. इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स हैं तो ये पूछा ही जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा. तो लेट्स सी आगे क्या क्या चीजें हैं. पेरिस क्लब का अपन ने देख ही लिया, श्रीलंका की सिचुएशन देख ली. एंड श्रीलंका जो है उसमें इकोनॉमिक पहले प्रोग्रेस इतनी नहीं थी, अभी ठीक ठाक प्रोग्रेस चल रही है. इट हैज मेक अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस. एंड आईएमएफ भी खुश है ऐसी कंडीशन से. अब हो सकता है $3 बिलियन का एक नया ट्रांस जो है वो मिलने वाला हो श्रीलंका को. अब यहाँ पे एक और बड़ी न्यूज आ रही है कि यूएस ने रिकॉग्नाइज किया है अरुणाचल प्रदेश को एज इंडियन टेरिटरी. ऑब्वियस बात है इंडिया की टेरिटरी है ही तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना, या फालतू चीजों को बता देते हैं लोग. तो ठीक है, एनीवेज यूएस ने कहा है कि यस, अरुणाचल प्रदेश इज अ इंडिस्प्यूटेबल पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी. एंड ऐसा देखो, ये क्या इंडिया का क्लेम, ये क्या लिखते हैं ये लोग यार हिंदू वाले. इंडिया का क्लेम नहीं है, इंडिया का पार्टी है ना, ऑब्वियस सी बात है. बट ठीक है, एनीवेज दे आर सेइंग कि यस
तो यूएस ने कहा ठीक है। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी गए थे अरुणाचल प्रदेश, चाइना उससे बहुत खुश नहीं था। अब पता नहीं वो अपने आप में ही खुश नहीं था। चाइना क्या बोलता है अरुणाचल प्रदेश को? चाइना अरुणाचल प्रदेश को बोलता है कि ये सदन तिब्बत है, या इसको जंगनन जांगनन नाम देता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश है उसको सदन तिब्बत या जंगनन बोलता है आपका चाइना। और रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ था वहां पे सेला टनल का, अरुणाचल प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा किया था। अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का इनॉग्रेशन किया था। और सेला टनल के बाद थोड़ा टेंशन और बढ़ गई थी। और सेला टनल जो है वो इंडिया की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करता है तवांग से। तवांग इज ऑल्सो इन अरुणाचल प्रदेश, एंड तवांग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन मिलिट्री बेस ऑल्सो, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंडियन मिलिट्री बेस भी है तवांग, क्योंकि बिल्कुल चाइनीज बॉर्डर के पास है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे अमेरिका का क्लेम देना तो काफी ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी चीज है। अगली न्यूज है, न्यू रूल्स क्रैक डाउन ऑन द मिसलेबल्ड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अब अभी ये देखो क्या है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक और रेगुलेशन लाया है जिसमें उन्होंने ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स को बायोडिग्रेडेबल जो लोग लिख देते हैं ना, तो इसके ऊपर काफी बड़ा क्रैकडाउन किया कि बायोडिग्रेडेबल लिखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है इसका मतलब है कि 90% से ज्यादा वो डिग्रेड हो जाए, एंड इट शुड नॉट लीव एनी ट्रेस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स ऑल्सो। याद रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल का जो उन्होंने कंडीशन दिया है वो ये दिया है कि इट शुड नॉट लीव एनी माइक्रोप्लास्टिक्स बिहाइंड, इट शुड नॉट लीव एनी माइक्रोप्लास्टिक बिहाइंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, नो विदाउट लीविंग एनी माइक्रोप्लास्टिक बिहाइंड, ठीक है ना। द एम इज टू एड्रेस द कंसर्न अबाउट मिसलीडिंग लेबल्स एंड पोटेंशियल एनवायरमेंटल हार्म्स एज वेल। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि आपने बोल तो दिया कि बायोडिग्रेडेबल है, कोई इसमें एब्सेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक होना चाहिए, बट स्पेसिफिक टेस्टिंग मेथड्स आर नॉट येट डिफाइंड। टेस्टिंग मेथड आपने बताया नहीं कि कैसे टेस्ट होगा कि माइक्रोप्लास्टिक छूटा है कि नहीं छूटा है ना। इंडस्ट्री के कंसर्न्स भी यही है कि भाई एक्सिस्टिंग जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स है दे ओनली रिकमेंड एंड did not mandate the microplastic detection, है ना। तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन कि कौन सा टेस्टिंग मेथड आप यूज करेंगे, वो इंडस्ट्री को पता होना चाहिए, है ना। एंड बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल, अच्छा एक चीज याद रखना कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अलग होती है और कंपोस्टेबल प्लास्टिक अलग होती है ना। कंपोस्टेबल प्लास्टिक तो डिफरेंट है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में थोड़ा ट्रीटमेंट होता है, उसको सेल करने से ट्रीट किया जाता है अलग केमिकल्स के थ्रू, ये सारी चीजों के थ्रू। कंपोस्टेबल प्लास्टिक इज सोनली अपॉन ये कितना डिग्रेडेशन उसका हो रहा है ना। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिग्रेडेशन अगर है तो कंपोस्टेबल प्लास्टिक हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत तब होती है जब बायोडिग्रेडेशन कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट बायोडिग्रेडेशन होता है और माइक्रो प्लास्टिक बच जाते हैं, उन कारण से पोल्यूशन होता है। तो इसको दूर करने के लिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि बायोडिग्रेडेबल मतलब बायोडिग्रेडेबल, है ना। एडिटोरियल ऑफ द डे की बात करें तो सबसे पहला एडिटोरियल जो है वो इंडिया की एडवांस टेक्नोलॉजी, मैं एक बार दिखा दूं आप लोगों को, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर कहाँ से एडिटोरियल पढ़ा रहे हैं, कोई हिंदू में तो आया ही नहीं था ऐसा, है ना। तो लेट्स सी दैट ऑल्सो, ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी श्रीलंका वाला मैंने आपको बताया था न्यूज, वही देखो ये है, न्यू मैराथन फ्रॉम आईएमएफ ऑन डेट कोड टू इंडिया, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही होता था मैं आपको। देखो न्यू कैपेबिलिटी है, दिस इज द आर्टिकल विच वी आर, थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं न्यू कैपेबिलिटीज, दिस इज द एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड पीस, ठीक है ना। दोनों ही हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स सी दैट। पहला है एडवांस जो हमारी कैपेबिलिटीज उसके बारे में देख लेते हैं। तो अग्नि 5 जो है, ये तो आपको पता है इसकी रेंज जो है इट इज एक्सीडिंग 5000 किलोमीटर, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है। नाउ इट कैन कैरी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड न्यूक्लियर वॉरहेड्स, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड न्यूक्लियर वॉरहेड्स। क्यों? क्योंकि हमने MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है उससे इक्विप कर दिया है अग्नि 5 को, तो ये हमारी कैपेबिलिटी को काफी बढ़ाता है। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाने का। आपको पता है कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज नहीं करते, बट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब क्या था कि अगर आपने फर्स्ट यूज कर दिया तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए।
We are not going for the no for the first use, but we should have a second strike capability. तो यहाँ पे हमारी second strike capability को improve करता है. देन रीजनल थ्रेट्स जो चाइना, और क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी MIRV टेक्नोलॉजी थी, पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी है, तो हमारी जो रीजनल थ्रेट्स है उससे हमको दूर करता है, और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आने से तो हमको फायदा होगा, है ना. एंड एक और चीज है कि रीजनल थ्रेट्स तो काउंटर करेंगे, लेकिन इससे रीजनल एस्केलेशन भी हो सकता है कि द डेवलपमेंट माइट लीड टू इंक्रीज टेंशन इन द रीजन एंड इट कुड ट्रिगर अ वन अपमैनशिप रेस इन द न्यूक्लियर डेवलपमेंट. तो जो रेस वर्ल्ड कोल्ड वॉर के टाइम में, कोल्ड वॉर्स के टाइम पे यूएसएसआर और रशिया, यूएसएसआर और यूएस में चल रही थी ना, वही रेस अब यहाँ पे इस रीजन में चल सकती है, एशियन वाले रीजन में. तो यहाँ पे ऑथर ने ये सारी चीजें कही हैं. दूसरा जो मैंने एडिटोरियल आपको बोला था कि वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड पीस हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे इसमें सबसे पहली बात तो 22 मार्च है, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे है. याद रखिएगा वर्ल्ड वाटर डे यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया है 1993 1993 से. याद रखिएगा 1993 से स्टार्ट किया है. इस साल की जो थीम है वो है वाटर फॉर पीस. वाटर फॉर पीस मतलब कि वाटर स्कैर्सिटी से कैसे कन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं. ये तो आपको पता भी होगा इंडिया में कितने सारे कन्फ्लिक्ट स्टेट्स के बीच में चल रहे हैं, केवल केवल वाटर के कारण. इंडिया बांग्लादेश में तीस्ता के कारण चल रहा है ना. और आपका जो इंडिया और नेपाल है, काला पानी डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है. वो सारे सारे वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है ना. तो अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि वाटर के चैलेंजेस अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे चैलेंजेस हैं. सबसे पहले हमारे यहाँ स्ट्रेस है ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी इश्यूज. ओवर यूज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वाटर का, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, मेनी रिवर्स एंड वाटर बॉडीज आर ड्राइंग अप, जिस कारण से एग्रीकल्चर इंपैक्ट हो रहा है, इकोसिस्टम इंपैक्ट हो रहा है. ये सारी चीजें ऑथर ने मेंशन की है. तो ऑथर ने सोल्यूशन भी दिया है. सोल्यूशन क्या दिया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सोल्यूशन है. इट्स क्रूशियल फॉर इंप्रूविंग द वाटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी. इट हेल्प्स इन रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर. इट सपोर्ट्स इरिगेशन. इट बिल्ड्स ड्रॉट रेजिलियंस. गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कृषि सिंचाई योजना है, जल शक्ति अभियान है. दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग द वाटर कंजर्वेशन. इसके अलावा ऑथर ने कुछ कुछ नए अनकन्वेंशनल मेथड्स भी बताए हैं. जैसे कि सबसे पहले तो ऑथर ने कहा कि भैया मॉनिटर द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना, इसकी क्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन एक सर्कुलर वाटर इकोनॉमी प्रमोट करो जिसमें वाटर का रीयूज बनाओ, है ना. ये लिख लेना, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है. You should implement a circular water economy that promotes reuse. Then IoT, Internet of Things based autonomous should be adopted. इन्होंने efficient irrigation techniques, micro irrigation और IoT based Internet of Things बोला है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकता है वाटर यूसेज का, सॉइल मॉइस्चर का, वो आप कर सकते हैं. देन वाटर प्राइसिंग एंड मीटरिंग कैन डिस्करेज वाटर ओवर यूज. तो वाटर प्राइसिंग और वाटर मीटरिंग करना शुरू करो. अभी पानी फ्री है तो लोग खुद वेस्ट करते हैं. देन कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स की बात ऑथर ने की है. बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस एंड इंश्योरिंग रिसर्च इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन. तो रिसर्च और एकेडमिया का कोलैबोरेशन. फिर हर मेड़ पर पेड़, जैसे कि एफॉरेस्टेशन के कुछ टेक्निक्स है ना, हर मेड़ पर पेड़, ट्री ऑन एवरी बाउंड्री, ये एक इनिशिएटिव है जो कि एफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर सकता है एंड सॉइल मॉइस्चर को भी कंजर्व करने में काम करेगा. तो दीज आर द सॉल्यूशंस व्हिच इंडिया कैन अडॉप्ट एंड इंडिया कैन अचीव वाटर सिक्योरिटी एंड कंट्रीब्यूट टू अ मोर पीसफुल वर्ल्ड. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ओवरऑल न्यूज़पेपर एनालिसिस फ्रॉम द हिंदू. आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.